हर एक पिता की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी के हाथ पीले अपने हाथों से करे और बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करे। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसकी शादी की डेट तय कर देता है और वो दिन भी आ जाता है जब बेटी के घर पर बारात आ जाती है। जैसे ही शादी का माहौल होता है, चारों तरफ खुशियाँ होती हैं। घर के अंदर जो बेटी होती है दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी होती है, अचानक ही दो लड़कियां उसके कमरे के अंदर प्रवेश करती हैं और उनमें से एक लड़की उस लड़की के हाथ को पकड़ती है और दूसरी लड़की उसके चेहरे के ऊपर तेजाब डाल देती है और जैसे ही वहां से निकलती हैं तो बाहर से दरवाजे को बंद करके निकलती हैं। दोस्तों, जब वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, आनन फानन में ही लोगों का वहां पर जमावड़ा जम जाता है और जब पिता भी वहां पर पहुंचता है, पिता भी फूट फूट कर रोने लगता है। वो लड़की यही कहने लगती है कि पिताजी, इसमें मेरी क्या कमी है। दोस्तों, जब पूरा मामला उजागर होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बरेली और इसी का एक इलाका है छावनी इलाका। ये छावनी इलाका की हकीकत की घटना है। यहाँ पर शंकर सिंह बोहरा, जिसकी पत्नी का नाम होता है संगीता देवी, उनकी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम अंजना, उम्र होती है 22 साल, जो BTech की पढ़ाई कर रही होती है। उसकी शादी तय कर दी जाती है 25 नवंबर 2016 को। जिस लड़के से शादी होती है उसका नाम होता है राहुल, उम्र होती है 26 साल। राहुल के पिता का नाम होता है मदन सिंह। दोस्तों, वो दिन भी आ जाता है 25 नवंबर को। सब घर वाले रिश्तेदार बारात के आगमन की तैयारी करने लगते हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। इधर जो लड़की होती है वो भी तैयार होकर अपने कमरे में चली जाती है और रात को करीब 10 बजे का वक्त होता है जब बारात उनके दरवाजे पर पहुंच जाती है। जो लड़कियां घर के अंदर उस लड़की के साथ बैठी थी वो भी बारात को देखने के लिए बाहर चली जाती हैं और जो रिश्तेदार होते हैं वो सब भी बारात की आवाभगत में लग जाते हैं। तुरंत ही वहां पर दो लड़कियां उस लड़की के पास प्रवेश करती हैं जिसका नाम अंजना होता है। उस अंजना से कहने लगती हैं कि क्या अंजना, तुम इस शादी से खुश हो? तो अंजना कहती है कि हाँ बहन, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। अंजना को भी लगता है कि शायद ये बारात पक्ष से हैं, बारात आ चुकी है इसलिए ये लड़कियाँ मेरे कमरे में आ गई हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की तुरंत ही कहती है कि ये खुशी तुम्हारी ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। एकदम से ही अंजना कुछ सोच पाती उससे पहले उनमें से एक लड़की अंजना के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और दूसरी लड़की एक बोतल से तेजाब निकालती है और तेजाब निकालकर उसके चेहरे के ऊपर डाल देती है। वहीं पर वो लड़की झुलसने लगती है और वो दोनों लड़की उस कमरे से तुरंत ही फरार हो जाती हैं और बाहर से उसका गेट लगाकर चली जाती हैं। अब अंजना अंदर तड़फने लगती है। वो फ़ोन उठाती है, फ़ोन उठाकर अपने पिता को फ़ोन करने की कोशिश करती है। पिता के पास रिंग तो जाती है लेकिन पिता शोर शराबे के कारण फ़ोन पिक नहीं कर पाते। अब अंजना बुरी तरह से झुलसने लगती है, उसके अंदर जलन पैदा होने लगती है, वो रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब उसकी आवाज़ बाहर लोगों के कानों तक पहुंचती है तो तुरंत ही लोग बाग उस कमरे का रुख करते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो अंजना की हालत को देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुरंत ही वहां पर पिता पहुंच जाता है और पिता भी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर दहाड़े मारकर रोने लगता है और पिता तुरंत ही अपनी बेटी को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और हॉस्पिटल में जैसे ही पहुँचा जाता है, डॉक्टर साहब उस लड़की की हालत को देखते हैं तो उसे मेडिकल कॉलेज के लिए आगे रेफ़र कर देते हैं। पिता तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं। वहां पर उसका उपचार चल रहा होता है। इधर पुलिस को भी ये खबर लग जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, अंजना के घर का रुख करती है और उसी कमरे के अंदर पहुंच जाती है जहां पर अंजना के ऊपर तेजाब डाला गया था। जब अंजना के कमरे की छानबीन की जाती है तो वहां पर दिखाई देता है कई कपड़े जो जले हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर तेजाब की छींटें पड़ी थी। वहां पर एक पर्ची भी पड़ी हुई थी। पर्ची में साफ लिखा था कि अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुझे किसी की भी नहीं होने दूंगा। यह सब वाक्य पुलिस की एकदम से समझ में आ जाता है और पुलिस समझने लगती है कि शायद अंजना का कोई प्यार प्रसंग होगा जिस वजह से उस लड़के ने इसके ऊपर इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। फिर पुलिस तुरंत ही हॉस्पिटल का रुख करती है और लगभग 2 बजे के वक्त
पुलिस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। तब तक अंजना को होश आ चुका होता है। अंजना से जब पूछताछ करती है तो अंजना यही कहती है कि साहब 2 लड़कियां आई थीं और दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने मेरे हाथ को पकड़ा था और दूसरी लड़की ने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया था। पुलिस वाले कहते हैं कि वहाँ पर हमें एक पर्ची मिली है जिसमें साफ लिखा था कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो तुझे किसी की भी नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई प्यार प्रसंग है? इस पर अंजना साफ मना करती है और कहती है कि मेरा किसी के साथ कोई प्यार प्रसंग नहीं है, मैं किसी से कोई प्यार व्यार नहीं करती। फिर पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी लड़के ने धमकी दी है? तो भी अंजना मना करती है और कहती है कि मुझे किसी लड़के ने कोई धमकी नहीं दी। अब पुलिस अपने तरीके से छानबीन में लग जाती है। इधर जो पिता होते हैं वो भी अपनी बेटी के पास पहुँच जाते हैं। पिता बेटी की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही तेज़ी से रोने लगते हैं। लगभग 3 बजे का समय होता है जब लड़की डॉक्टर साहब से कहने लगती है कि क्या डॉक्टर साहब मैं शादी कर सकती हूँ? इस पर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि बेटी तुम शादी करने योग्य अब नहीं रही क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिगड़ चुका है, अब सामने वाला शायद ही तुमसे शादी करेगा। इस पर वो अपने पिता को अपने पास बुलाती है और अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी तुम एक बार राहुल के पास फ़ोन करो और उससे पता करो कि क्या वो अब भी मेरे से शादी करने के लिए तैयार है। इस पर पिता राहुल के पास फ़ोन करता है तो राहुल उनसे यही कहता है कि मैं अब भी अंजना का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर पर ही बारात लेकर बैठा हुआ हूँ और मैं अभी भी उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर वो लड़की डॉक्टर साहब से विनती करती है और कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मुझे जो शादी की रस्म है उसको पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास हॉस्पिटल में आ जाऊंगी। अब डॉक्टर साहब भी ऐसी हालत देखकर तुरंत ही तैयार हो जाते हैं और वो लड़की रात्रि को 3 बजे अपने घर पर पहुंच जाती है और शादी की सारी रस्मों को पूरा कर दिया जाता है। इधर जो पुलिस होती है वो तमाम तरह की कोशिशें करने लगती है। जो वीडियोग्राफी उस शादी में हो रही होती है उसकी भी छानबीन की जाती है। उसमें 2 लड़कियां दिखाई देती हैं लेकिन वो दोनों की दोनों लड़कियां अपना चेहरा ढक लेती हैं। जब भी वो कैमरे के सामने आती हैं अपने चेहरे को छुपा लेती हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाती। फिर पुलिस एक दूसरे तरीके से ही इसकी छानबीन करती है। संगीता के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। उससे मालूम किया जाता है कि कहीं संगीता का किसी के साथ कोई अवैध संबंध तो नहीं है। जब उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता जिससे कि उनको शक हो सके कि इसका किसी के साथ कोई अवैध संबंध है। फिर राहुल के नंबर की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उससे साफ जाहिर होता है कि राहुल एक लड़की के साथ पिछले कई सालों से लगातार घंटों घंटों बातें करता है। उस लड़की के मोबाइल नंबर की जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये लड़की अनामिका है जो गर्ल हॉस्टल में रहती है। इसकी उम्र 23 साल है। अब पुलिस तुरंत ही अनामिका के पास पहुंचती है और गर्ल हॉस्टल में पहुंचने के बाद जब उससे पूछताछ करने लगती है, उसे अपने पास बिठाती है। अनामिका पहले तो इधर उधर की बातें करने लगती है लेकिन जब मोबाइल का पूरा डाटा और वीडियो उसके सामने रखा जाता है तो टूट जाती है और सब कुछ हकीकत बताने लगती है। वो बताने लगती है कि साहब मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और यहीं पर गर्ल हॉस्टल में रहकर मैं पढ़ाइयाँ करती हूँ। मैं पिछले 4 साल से राहुल के साथ प्यार प्रसंग में थी, इसके साथ मैं शादी करना चाहती थी लेकिन जैसे ही 4 साल बीत जाते हैं राहुल के घर वाले राहुल की सगाई तय कर देते हैं और मैं राहुल से कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहती हूँ। लेकिन राहुल मेरे से साफ मना कर देता है। वो यही कहता है कि मैं शादी वहीं पर करूँगा जहाँ मेरे घर वाले चाहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता होता कि इसकी शादी किसके साथ तय हुई है और कब तय हुई है। फिर मैं सोशल मीडिया के जरिए राहुल के भाई से बातचीत करती हूँ जिसका नाम कंचन होता है। उससे अपनी दोस्ती कर लेती हूँ और दोस्ती करके उससे मैं जांच पड़ताल करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि राहुल की जो सगाई हुई है वो अंजना के साथ हुई है और 25 नवंबर 2016 को इनकी शादी होने वाली है। अब मुझे सारा कुछ पता चल जाता है। फिर मैं राहुल के पास फ़ोन करती हूँ, उसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि तुम अब भी मान जाओ, तुम सिर्फ मेरे हो, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। ये सब बातें राहुल से कहती है लेकिन वो अपने मन में ही ये सब कहकर रह जाती है। राहुल उससे साफ मना कर देता है कि मैं तो वहीं पर शादी करूंगा जहां पर मेरे घर वाले शादी करना चाहते हैं।
इसके लिए वो अपनी छोटी बहन सेवांगी जो मेडिकल की पढ़ाई करती है, इसी के साथ हॉस्टल में रहती है, उसे भी अपने साथ लेती है और 25 नवंबर 2016 का ही दिन ये तय करते हैं। और जब रात को राहुल की बारात वहाँ पर पहुँचने वाली होती है तभी ये भी वहाँ पहुँच जाती हैं और दोनों बहन उस कमरे के अंदर पहुँच जाती हैं। उस वक्त पहुँचती हैं जब सभी लोग बारात को देखने के लिए बाहर आ जाते हैं और दोनों बहनों में से जो सेवांगी होती है वो हाथों को पकड़ लेती है और जो अनामिका होती है उसके ऊपर तेजाब डाल देती है और तेजाब डालने के बाद दरवाजे को बाहर से बंद करके वहाँ से चुपचाप फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब ये पूरा मामला आसपास के लोग भी सुनते हैं और जो लड़की अंजना होती है वो भी सुनती है तो वो अपने पिता के सामने रोती हुई कहने लगती है कि पिताजी, इसमें मेरी क्या कमी है, मेरा इसमें कौन सा दोष है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी जीवन को क्यों खराब कर दिया जाता है। शादी हालांकि उन दोनों की ही हो जाती है, अंजना और राहुल की शादी होती है। इधर पुलिस हरकत में आती है, तुरंत ही अनामिका को और उसकी बहन सेवांगी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तमाम धाराएं उनके खिलाफ लगा दी जाती हैं और उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अपने पीछे ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर छोड़ जाती हैं कि एक लड़के से शादी करने के लिए ये कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे जाती हैं। दोस्तों, जब इनसे बारीकी से पूछा जाए तो ये यही बताती हैं कि हम इस लड़की के करैक्टर को ख़राब करना चाहते थे, हम यही चाहते थे कि इस पर्ची को इसीलिए वहाँ पर डाला था कि लोगों को लगे कि इस लड़की का करैक्टर ख़राब है और राहुल इससे शादी के लिए मना कर दे, उसके बाद राहुल मेरे से ही शादी कर लेगा। दोस्तों, एक लड़के को अपनाने के लिए एक लड़की अपनी बहन को साथ लेती है और इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस जरा से भी प्रभावित करते हैं, जरा से भी अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।